हार्ट की समस्या को जटिल बनाया गया है एंजियोग्राफी द्वारा। अब नॉर्मली क्या होता है कि आपको पसीना आया, सिवियर चेस्ट पेन जैसे क्रशिंग चेस्ट पेन, कुछ छाती पे पत्थर पड़ा है, लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पे पेन हो रहा है, जो रीजन में या थ्रोट रीजन में पेन हो रहा है। लेडीज़ में कभी कभी एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन होता है या बैक पेन होता है, जेंट्स में भी बैक पेन होता है। और आपको लगे कि इम्पेंडिंग डूम, कुछ अनहोनी होने वाली है और खट्टे डकार भी आ रहा है, तो कभी भी इसको हल्के में मत लो। तुरंत इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट हार्ट की चालू कर देना चाहिए। इसको एसिडिटी समझ के उसको हल्के में मत लो, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स समझ के हल्के में मत लो। प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहले आप अपना ऑक्सीजन मेज़र कीजिए। पल्स ऑक्सीमीटर हर एक के घर में रखना चाहिए और वो बहुत सस्ता आता है, 1200 रुपये का आता है। पल्स ऑक्सीमीटर और बीपी हर एक के घर में रखना चाहिए, और जो डायबिटीज़ है उसको ग्लूकोमीटर भी रखना चाहिए। तो तुरंत इकोस्प्रिन 325 मिलीग्राम, टाइकाग्रेलोर 90 मिलीग्राम मीन्स बिलांटा 90 मिलीग्राम की 2 टैबलेट, इकोस्प्रिन 325 मिलीग्राम की 1 टैबलेट चबा जाने का, टाइकाग्रेलोर बिलांटा की टैबलेट 90 मिलीग्राम की 2 पानी के साथ, और 1 एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम की टैबलेट पानी के साथ ले लेने का। फिर तुरंत बीपी चेक करिए अपने घर के मशीन से, 2 या 3 रीडिंग लीजिए। पल्स चेक करिए, पल्स फास्ट है तो इमीडिएटली बीटा लॉक करके गोली आती है, बीटा ब्लॉकर दे दीजिए 25 से 50 मिलीग्राम तक। साथ में बीपी हाई है तो आप एसी इनहिबिटर्स अथवा एआरबी वगैरह दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको चेस्ट पेन, पर्स्पिरेशन, वॉमिटिंग, लेफ्ट शोल्डर पेन, इम्पेंडिंग डूम, चक्कर वगैरह लगता है, तुरंत 108 को तो फ़ोन कर ही देने का। और एम्बुलेंस में सब फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो घर में या इमरजेंसी टैबलेट आप रख सकते हैं अथवा एम्बुलेंस में आपको दे देंगे, और वहाँ सब मेडिसिन्स होती है इमरजेंसी हार्ट की। फिर जो बात इम्पोर्टेंट है कि ये जो ब्लॉकेज फटता है, ये मोस्टली छोटा ब्लॉकेज होता है, 20 to 40% के, जो एंजियोग्राफी में डॉक्टर को दिखता भी नहीं है। लेकिन एक बार हार्ट अटैक आया तब आप क्रूशियल आवर, गोल्डन आवर्स तो ऐसे 120 मिनट्स फॉर स्टेंट है एंड 30 मिनट फॉर थ्रोम्बोलाइटिक्स है। आपको स्टेंट नहीं डलाना है तो आप फाइबिन स्पेसिफिक 40 से 50 हज़ार का इंजेक्शन आता है, वो 5 सेकंड का पुश ले सकते हो, अथवा दूसरी एल्टेप्लेज रेटेप्लेज करके इंजेक्शन आते हैं। और उसके बाद आप एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शन का 8 दिन का कोर्स कर सकते हो। साथ में हाई ग्रेड एंटी प्लेटलेट मेडिसिन चालू रखना है, स्टेटिन चालू रखना है। बीपी है तो बीपी की दवाई, पल्स कंट्रोल करने की दवाई, चेस्ट पेन की दवाई वाजोडाइलेटर, और दूसरी पेन कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जात की दवाई आती है, आईएफ करंट इनहिबिटर वगैरह दवाइयाँ आती हैं, वो ले सकते हैं। और हॉस्पिटल में आपको इमरजेंसी एंजियोग्राफी में गोल्डन आवर है। गोल्डन आवर मीन्स नॉर्मली हार्ट का मसल 20 से 30 मिनट में डैमेज होना चालू हो जाता है, और मैक्सिमम 120 मिनट में वो डैमेज हो जाता है। उस टाइम पे आप स्टेंट डलाओ
तो चेस्ट पेन में राहत मिलती है। हार्ट अटैक या डेथ का प्रिवेंशन नहीं होता है कि भाई आप हार्ट अटैक प्रूफ हो गए, लेकिन सराउंडिंग जो मसल है वायबल कि जो चेस्ट पेन कर रहे हैं, उसके लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक सर्कुलर निकाला कि भाई 12 कलाक तक विंडो रखा कि आप स्टैंडिंग करवा सकते हो इमरजेंसी में। अब हमारे यहाँ क्या है कि एथिक्स प्रैक्टिस कम होती है, एथिकल प्रैक्टिस। तो पेशेंट्स का पेन सबसाइड हो गया है मेडिसिन से, देन पेशेंट स्टेबल है, ऑक्सीजन पर नहीं है, फिर पेशेंट्स की एंजियोग्राफी करते हैं। अब 12 कलाक तो निकल गए, फिर एंजियोग्राफी करते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद, और उसमें पेशेंट्स को 90%, 99%, 100%, 80% ऐसे ब्लॉकेज बताते हैं। अब ब्लॉकेज जो बड़ा होता है वो स्टेबल होता है, स्मूथ मसल और कोलेजन की कैप से कवर्ड होता है। वो रेयरली शोल्डर रीजन से, ब्लॉकेज के शोल्डर रीजन से फटता है। तो जो भी इमरजेंसी लाता है वो छोटा ब्लॉकेज होता है जो डॉक्टर को मालूम भी नहीं पड़ता है। एंजियोग्राफी में ऑयल ड्रॉपलेट जैसा ब्लॉकेज होता है, वो शियर स्ट्रेस से फटता है और क्लॉटिंग कैस्केड करके क्लॉट बना देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इमरजेंसी है तो आप स्टेंट डलवा सकते हैं 120 मिनट में, डोर टू स्टेंट टाइम, अथवा 5 मिनट स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक डोर टू निडल टाइम, दैट इज विद इन 30 मिनट्स। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दोनों के लिए विंडो पीरियड 12 कलाक का रखा है। तो उसको मानते हुए आप विद इन 12 आवर्स करा सकते हैं। आपको चेस्ट पेन है तो अदरवाइज स्टेबल कंडीशन, एक बार चेस्ट पेन हुआ फिर नॉर्मल है तो अननेसेसरी आप अपने बॉडी पे ट्रॉमा मत कराइए, स्टेंटिंग और बाईपास। हाँ, आपको चलने से सांस फूलता है या दुखावा होता है, खाने से दुखावा होता है, तो वो ब्लॉकेज स्टेबल होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लॉकेज होता है। जैसे 70% के ऊपर जाता है ब्लॉकेज, तो वो ब्लड फ्लो को ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड फ्लो को। तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे को ब्लॉकेज देखना है और एंजियोग्राफी करवा लेनी है। जब आप एंजियोग्राफी करवाने जाते हो तब आप डॉक्टर की ग्रिप में आ जाते हो, हॉस्पिटल की ग्रिप में आ जाते हो। वहाँ से पिक्चर चालू होता है एंजियोप्लास्टी का या बाईपास का। वो कभी ब्लड टेस्ट ऐसे नहीं कराएंगे कि भाई लिपिड प्रोफाइल कितना है, खराब लिपिड कितना है, इन्फ्लेमेशन कितना है, फिर आपका दूसरा मार्कर्स जो एंटी प्रोबीएनपी, हार्ट फेलियर का मार्कर्स या दूसरे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कैसे है, वो नहीं कराएंगे। सीधी एंजियोग्राफी और सीधी प्रोसीजर। लेकिन वो स्टेंट कराओ या बाईपास कराओ, स्टेंट तो जीवन भर शरीर में रहेगा, फिर से रीस्टेंट स्टेनोसिस होगा, फिर से डलाएंगे, फिर से होगा तो फिर से डलाएंगे, ये प्रक्रिया चलती रहती है। बाईपास में क्या होता है कि ब्लॉक तो निकालते नहीं है, तो हाथ में से रेडियल आर्टरी या पैर में से सेफेनस वेन को रिवर्स करके या इंटरनल मेमोरी आर्टरी ब्लॉकेज के ऊपर और ब्लॉकेज के नीचे लोकलाइज सेगमेंट में ब्लड जो स्टिचेस लेके एक ब्लड फ्लो को डाइवर्ट करते हैं लोकलाइज सेगमेंट में। लेकिन बाईपास में इस्केमिक रीपरफ्यूजन इंजरी, क्योंकि हार्ट को हाइपोथर्मिक करते हैं और हार्ट लंग मशीन पे जाते हैं
हार्ट लंग मशीन पे बॉडी का सर्कुलेशन जाता है और हार्ट को हाइपोथर्मिक करते हैं और फिर उस पर सर्जरी करते हैं, बराबर। और जो मिकास पद्धति है, मिनिमल इन्वेसिव, जो लेप्रोस्कोपिक व्यू वाली पद्धति या जो थ्रेड डिसॉल्विंग हो जाए ऐसी पद्धति, दैट इज नॉट सक्सेसफुल एट ऑल। तो एफडीए ने बहुत विग्रस संशोधन द्वारा, क्लिनिकल ट्रायल्स द्वारा एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, कार्डियक काउंटर पल्सेशन को अप्रूवल दिया। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियोजेनिक शॉक, इंट्रैक्टेबल एंजाइना वगैरह के लिए और नेचुरल बाईपास के लिए। और वो ईसीपी ट्रीटमेंट ने आज ऑन द कॉन्ट्ररी बाईपास और स्टेंट का जगह ले लिया है, पर्टिकुलरली इन डायबिटिक हार्ट फेलियर पेशेंट्स, बिकॉज stenting or bypass doesn't increase your pumping of the heart, because of ischemic reperfusion injury. और दूसरा कि बाईपास और सर्जरी के बाद ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपका जिंदगी में हार्ट अटैक प्रूफ हो गए। आपको अपना खान पान में जड़ मुड़ से चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको दवाइयाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से खानी पड़ेगी। एक ट्रायल हुआ था, इस्केमिया ट्रायल, उसमें 2500 पेशेंट्स को बोला गया कि भाई आपको स्टेंट लगाया है, और दूसरे सेक्शन में ये कंट्रोल वाले पेशेंट्स थे और दूसरे सेक्शन में स्टेंट वाले पेशेंट्स को, 2500 पेशेंट्स को स्टेंट लगाया। उनका टोटली वॉच करते गए सिम्टम्स, उनके पैरामीटर्स। तो उसमें आफ्टर सम ईयर्स मालूम पड़ा कि जो लोग स्टेंट वाले पेशेंट थे उनसे ज़्यादा दवाई वाले पेशेंट्स were very much better and they were feeling very much better in stable condition. तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेबल कंडीशन, कि भाई एक बार इमरजेंसी आई फिर हम स्टेबल हो जाते हैं मेडिसिन से। फिर जो ये यहाँ जो अप्रोच है कि भाई आपको 90% है, 99% है, 80% है, 100% है, तो इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट से ब्लॉकेज रिवर्स भी होते हैं, स्टेबिलाइज भी होते हैं और रप्चर होने से बचते हैं। साथ में आपको दूसरी वेसल्स डेवलप हो बाय वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर, प्रोजेनाइटर सेल द्वारा, ऐसी एक एफडीए अप्रूव पद्धति ईसीपी आपको अचूक लेना है। आपको बाईपास से बचना है तो, और आपको हार्ट फेलियर है तो आपको इसको अचूक लेना है, क्योंकि हार्ट का पंपिंग और इंट्रिंसिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और डायस्टोलिक फंक्शन और सिस्टोलिक फंक्शन हार्ट का, लेफ्ट वेंट्रिकल का, दोनों बढ़ाएगी। तो इट इज़ अ वेरी मच एफिशिएंट एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट। कौन से पेशेंट में देना है, कौन से नहीं पेशेंट में देना है, उसका हम ट्रेन डॉक्टर्स उसका एनालिसिस करते हैं इको द्वारा, ईसीजी द्वारा और पेशेंट की हिस्ट्री द्वारा। तो ये ईसीपी ट्रीटमेंट जो है, कई स्टैंड के डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में लगा के बैठे हैं, लेकिन जिसका काम जो करे वो जाने। आज हमने ईसीपी आफ्टर क्लियरिंग फिजिशियनशिप और फेलोशिप इन कार्डियोलॉजी multiple times, then I have taken ECP training course at Dubai and trained at USA also, at Florida. तो कहने का मतलब ये है
कि फ्लोरिडा में भी जो ईईसीपी का काम करते थे वो स्टैंड के डॉक्टर थे, फिर भी वो ईईसीपी देते थे, बिकॉज ही नोज दैट विदाउट इमरजेंसी it is not needed, this type of procedure, stent, or it is a hazardous. So golden hours means 120 minutes for stent and 30 minutes for fibrin specific thrombolytic tenecteplase. But to surrounding muscles are paining in some cases. In diabetic, that is due to autonomic neuropathy, the pain is not going to happen and patient only feel some gastric problem. So every patient's obese, diabetic या लेडीज पेशेंट्स, वो सबको ऐसा कोई सिम्टम्स दिखे तो तुरंत कार्डियक चेकअप करा लेना चाहिए, particularly ECG और ब्लड टेस्ट में ट्रोपोआई, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, लिपिड प्रोफाइल वगैरह मस्ट टेस्ट है। फिर आप डायबिटीज़ है तो 3 महीने का डायबिटीज़, फास्टिंग, B12, D3, यूरिक एसिड, किडनी फंक्शन साथ में करा सकते हैं। बट एक ही रूल है कि ब्लॉकेज के परसेंटेज से डरने की कोई बात ही नहीं है। आपको एसिडिक डाइट नहीं खाना है, आपको अल्कलाइन डाइट खाना है, सलाद लेना है और ब्रेकफास्ट अच्छा करना है, लंच अच्छा करना है और डिनर लेस लेना है और बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना है, बिकॉज इट इज़ अ हाइड्रोजिनेटेड ट्रांस फैटी एसिड रिच फूड एंड चीज, बटर, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, गेहूँ, वीट और वीट की प्रोडक्ट्स जितनी हो सके उतनी कम खाइए और पैकिंग वाली प्रोडक्ट्स, पैकिंग वाले जूस तो सदंतर बंद करना है। स्मोकिंग, गुटखा, अल्कोहल सदंतर बंद करना है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ बंद कर दो, but your breakfast should be very healthy, that you should eat anything raw in a breakfast. Then you can manage your blood pH, acid alkaline balance आप मेंटेन कर सकते हैं, जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। तो your breakfast should be in a raw form. And sleep should be 7 to 8 hours and no stress. मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने अपने 15 साल की कैरियर में देखा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इन स्टेबल कंडीशन, पेशेंट्स आर हैप्पी on medicines, and when they have taken additional EECP and detox treatment, they are rejuvenated. Aged people rejuvenated. जैसे 10 मीटर भी नहीं चल सकते थे, सांस फूल जाती थी, वो आज 5-5 किलोमीटर चलते हैं, कुछ नहीं होता है, स्टेयरकेस चढ़ जाते हैं। So this is the beauty of EECP, but it should be trained by EECP trained doctor. आज मैं बोलता हूँ कि मैं DEM हूँ और मैं फिजिशियन हूँ, तो मेरे को EECP का अच्छा नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। मैं आज बोलूँ कि मैं फेलोशिप किया है कार्डियोलॉजी में, और ये बात नहीं है। EECP में आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उस हिसाब से आप EECP को देते हैं। फ्रेंचाइजी सिस्टम बहुत चली है, इसीलिए EECP का नाम बिगड़ रहा है। तो फ्रेंचाइजी सिस्टम, हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि हमको फ्रेंचाइजी दो, इतना % आपको दे देंगे। एक दिल्ली का डॉक्टर है, एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है, तो केस बिगड़ते हैं इस पे, क्योंकि हम नॉन मेडिकल को भी देते हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर को भी देते हैं फ्रेंचाइजी, या एलोपैथिक डॉक्टर को भी देते हैं। बट
the proper training of EECP is very much needed to get best result of revascularization treatment. Bypass surgery is a revascularization surgical treatment. Angioplasty is a revascularization surgical invasive treatment. Only EECP is a revascularization non-surgical treatment along with medicines and diet and exercise, aerobic exercise. So, think properly that your blockage shown is not going to removed in bypass. लोग तो कहेंगे करा लो करा लो करा लो, लोग अपने बॉडी पे थोड़े लोग को कराना है, बट द ट्रॉमा faced by the patient during surgical intervention is very much high that patient only can understand his pain or her pain. लोगों तो क्या बोलेंगे, करा लो बाईपास, कोई दिक्कत नहीं है. So this is the logic behind the heart disease treatment. When you take EECP, there is no death on table. I haven't seen any death on table while taking treatment. जब सर्जिकल इंटरवेंशन या स्टेंट में ऑन टेबल आप रिकॉर्ड देखो कितने लोग का कोलैप्स हो जाता है. That's why I'm repeatedly saying that take medicine as per clinical trial, ischemia, reversal, steroid, statin. Control your diet, avoid acidic food, take EECP, and if you have calcium in the blockage, then take detoxification along with nutraceutical substances and alendronate tablets as per protocol. So your calcification will be removed with medicines also. And you have to avoid couch potato life. आपकी एक्सरसाइज के अनुसार आपको चलना है. That is the basic of heart treatment. Or you have to take dental care. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का सर्कुलर में है कि भाई यू हैव टू टेक योर डेंटल केयर प्रॉपरली. So be your best friend and decide which treatment I should take and why I should give trauma to my body. This is the basic of heart treatment. Some people say use no oil diet. Yeah, we can use no oil diet, but that is for 10 days, 15 days. You can use unrefined oil, either filtered or cold press. And it should be used sparingly, 1 or 2 teaspoons. Otherwise, you can use cow ghee that is rich in omega-3 fatty acid. Omega-3 fatty acid is very much important to prevent inflammation in coronary artery and become heart attack proof. Non-veg people eat roasted fish once or twice a week. And vegetarian people can eat walnuts 2 pieces every day, chia seed, flax seeds. There are a lot of things that can give omega-3 fatty acids. You can take supplements, but it's needed. So, in the conclusion of this talk, I would like to say that change diet, take proper medicines, and take EECP, and then external cardiac counterpulsation treatment by trained EECP doctor. स्टेंट वाले डॉक्टर EECP देने जाएंगे तो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे.
This is the basic. You have to understand the nuts and bolts of the ECP treatment. Means you have to understand the wholesome of the ECP treatment. If you want best result without surgery, ECP is best. ESMR Paddhati is coming nowadays, and they said that it is a non-surgical, but it is a invasive, Lasers are going into coronary arteries and that damage endothelial cells, cause cell adhesions and bruises of skin, blisters. So that is not a non-surgical. It is also an invasive process, and it is not FDA approved. So how much time its effect persists, that is not clear. Federal agency FDA has kept ESMR treatment as an investigational treatment. So I suggest you to take medical treatment, FDA approval medical treatment of cardiology, and FDA approved ECP treatment and detoxification treatment, that is approved by NCBI and National Council of Alternative Medicines at USA. There were two trials, TACT 1 and TACT trial of $30 million at US Canada. So it is a very safe, and results shown by Dr. Gervasio Lamas at Cleveland Clinic. He was surprised, because this treatment, chelation detox treatment, is running since 1960. And he was surprised that what a wonderful result. Diabetic heart patient has tremendous result, and a reduction of heart attack and death reduced to approximately 49 to 50%. So no pharma company has given such tremendous results. So at the conclusion, I would like to say, if you have no heart failure, take plenty of water, take high fiber food, avoid acidic food, take medicine properly along with water, and take ECP treatment by trained ECP specialist. And if you have calcification, along with nutraceuticals like vitamin K2, M7K2 or vitamin D3, take detoxification to remove calcium from the arteries. And it should be taken with protocols once a week. And that trial is done at US. So don't worry, no need of surgery, stenting, medicine, ECP, detoxification, and our changes in habits makes us healthy, happy, and well in heart. Thank you.